बिज़नेस के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बेसिकली एओपी के ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है, सिर्फ जाके मेंबर की टैक्सेशन पे आता है। जो हम बिज़नेस के न्यूमेरिकल में सीखते हैं सारा की सारी कैलकुलेशन वही किसके लिए है, एओपी के लिए ही है। तो बिज़नेस चूँकि हो गया है, अब एओपी को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। देखिए हमारे सिलेबस में इंडिविजुअल की टैक्सेशन है और हमारे सिलेबस में एओपी की टैक्सेशन जो है, कंपनी की टैक्सेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कंपनी मेंबर है एओपी की तो फिर कंपनी का शेयर जो है वो हमारी एओपी का पार्ट है। अब एओपी किसे कहते हैं? एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या एनी बॉडी फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी के अलावा जो है वो क्या होती है, सारी की सारी हमारी एओपी कंसिडर हो रही होती हैं। एओपी के चैप्टर में थ्योरेटिकली कोई चीज़ नहीं है याद करने के लिए, इसमें कोई चीज़ आपने याद नहीं रखनी। ये प्योर प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर होता है जो न्यूमेरिकल्स के साथ आपका एसोसिएटेड है। तो ये सारा बिजनेस है। अब एओपी में याद रखिएगा कि एक एओपी है, उसका नाम है जी हमारे पास एबीसी। ये एओपी सेपरेट है और इसके पार्टनर ए बी और सी जो हैं वो क्या हैं, सेपरेट हैं। एओपी जो है वो अपना टैक्स खुद पे करेगी और मेंबर्स जो हैं वो अपना टैक्स जो है वो क्या करेंगे, खुद पे कर रहे होंगे। डन। एओपी का क्राइटेरिया अलग है, मेंबर का क्राइटेरिया क्या है, अलग है। एओपी रेजिडेंट कब होगी, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली पाकिस्तान में सिचुएटेड है तो उसे हम क्या कहेंगे, हम इसे रेजिडेंट एओपी मान रहे होंगे। और अगर एक एओपी रेजिडेंट है तो उसके क्या होंगे, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा रिमेंबर, अगर एओपी को कोई प्रॉफिट हुआ है, अगर एओपी को कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट का शेयर्स जो है वो किसको देगी, मेंबर्स को देगी। लेकिन अगर एओपी को कोई लॉस हुआ है तो रिमेंबर, लॉस का शेयर्स मेंबर्स को कभी भी नहीं जा सकता। प्रॉफिट का शेयर मेंबर को जाएगा, लेकिन अगर एओपी को लॉस हुआ है तो लॉस का शेयर मेंबर को नहीं जाएगा। रिबेट्स वाले चैप्टर लॉस उसमें पढ़ा भी था हमने कि अगर इनका आपस में एग्रीमेंट हो तो अगर कोई रिबेट मेंबर क्लेम नहीं कर पाए तो वो एओपी क्लेम कर सकती है एंड वाइस वर्सा, हम देख के आगे थे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है। अब जब हमारे पास एओपी आएगी तो एओपी के टैक्सेशन में जब हमने टैक्सेशन करनी है तो बेसिकली कहानी जो हमारे पास आती है, जब हम एओपी को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए। एक है एओपी की इनकम कैलकुलेट करना, वो एक अलग चीज़ है। एक है जो एओपी का शेयर मेंबर को मिलेगा तो मेंबर की इनकम कैलकुलेट करना क्या है, हमारी सेपरेट चीज़ है। अब जो बिज़नेस है ना हमारा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल ही एओपी का न्यूमेरिकल है। जो सारी हम एडजस्टमेंट पढ़ के आए हैं वही किस में करेंगे, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में कर रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, ठीक है। तो सेक्शन 21 के मुताबिक जितने इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड बैक करेंगे। सेक्शन 21 में पढ़ के आए थे अगर सैलरीज पेड टू मेंबर हो वो भी क्या होगी, ऐड बैक। कमीशन पेड टू मेंबर्स हो वो भी ऐड बैक। इंटरेस्ट पेड टू मेंबर्स हो वो भी क्या होगा, हमारा ऐड बैक हो जाएगा। फिर जो एक्सपेंसेस अलाउ है वो हम लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, डन हो गया। अब इस इनकम फ्रॉम बिजनेस पे एओपी अपना टैक्स खुद पे करेगी। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस पे जो एओपी के रेट्स हैं सेकंड वाले वो लगाएंगे इनकम के ऊपर, टैक्स रेट्स लेस करवाएंगे। ये अपना डोनेशन खुद ही क्लेम करेंगे। जो भी इनकम टैक्स पे करके बाद इनके पास आ जाएगी इनकम आफ्टर टैक्स के, ये इनकी क्या बन रही है, इनकम आफ्टर टैक्स। तो अगर इसकी इनकम 1000 रुपया थी, टैक्स लगाया 100 पे किया 100 रुपया, रिमेनिंग कितना बचा, 900 रुपया। ये जो 900 रुपया बचा है इसे हम क्या कहते हैं, डिविजिबल इनकम। इसे क्या कहते हैं, डिविजिबल इनकम। ये 900 रुपया वो क्या करेगी, पार्टनर्स में डिवाइड करेगी। पार्टनर ए के इतने शेयर है, पार्टनर बी का इतना शेयर है। तो इसका मतलब एओपी अपना टैक्स सारा क्या करती है, खुद पे करती है। और टैक्स के बाद जो पैसे होते हैं वही किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे होते हैं। क्लियर है ये, हाँ भाई क्लियर है ये। अब यहाँ तक तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एओपी के टैक्सेशन, बिजनेस के टैक्सेशन सेम है। मसला कहाँ पे आएगा, मसला आएगा जब हम इन मेंबर्स की टैक्सेशन कर रहे हैं। हकीकतन कहानी किसकी है, मेंबर्स की टैक्सेशन की है। अब ये मेंबर्स फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास मल्टीपल इनकम हो सकती हैं।
इसके पास सैलरी हो सकती है, इसके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, इसके पास अदर सोर्स हो सकती है, और इसको इसकी फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से क्या मिलेगा, शेयर भी मिल रहा होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, शेयर फ्रॉम एओपी कहेंगे। अब शेयर फ्रॉम एओपी जो इसको रिसीव हुआ है, रिमेंबर वो इसके किसी भी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बन सकता, बिकॉज अगर हम किसी भी हेड ऑफ इनकम का पार्ट बनाएंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। लेकिन एओपी तो अपना टैक्स खुद पे कर चुकी हुई है, जब एक इनकम पर टैक्स पे हो गया तो दोबारा उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब जो इसको शेयर फ्रॉम एओपी रिसीव हुआ है उसको हम किसी भी इनकम का पार्ट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इस शेयर फ्रॉम एओपी को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, रेट पर्पस के लिए, कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपना रेट कैलकुलेट करने के लिए। जब रेट कैलकुलेट कर लेंगे उस रेट के मुताबिक हम क्या करेंगे, टैक्स लगा रहे होंगे। अब रेट का फॉर्मूला क्या होगा, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसको ज़रा हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये रेट कैलकुलेट होगा और कैसे नहीं होगा। अब जब आप मेंबर्स का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, जब एओपी का न्यूमेरिकल आएगा स्पेसिफिकली, ये सिर्फ पास पेपर में 3 या 4 न्यूमेरिकल नहीं, पूरे पास पेपर में 28 अटेम्प्टों में, जिसमें एओपी भी कैलकुलेट करनी है, मेंबर्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो जब एओपी कैलकुलेट करेंगे सारी प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन, सारा कुछ क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। जब मेंबर्स की इनकम में शेयर ऐड करेंगे तो वो जो बिफोर टैक्स वाला शेयर है एओपी का वो ऐड करेंगे। मतलब 100 माइनस 1000 माइनस 100 था, 900 आया था, हम क्या करेंगे 1000 के हिसाब से क्या करेंगे, इसमें ऐड कर रहे होंगे। एओपी का लॉस रिमेंबर कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो सकता। और एफटीआर की अगर इनकम है एओपी की तो रिमेंबर ये भी मेंबर्स को नहीं दी जाएगी, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसको ज़रा हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये साथ साथ ना ये फॉर्मूला सारा आप अपने पेपर पे लिखते जाइएगा ताकि आपको सारी समझ आ जाए कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं और कैसे लेके चल रहे हैं। देखो ये हमारे पास एओपी है और ये हमारे पास क्या है, मेंबर्स हैं। कहानी मुश्किल है पास पेपर पे मेंबर्स की टैक्सेशन, एओपी की नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इनएडमिसिबल ऐड बैक किए, एडमिसिबल लेस किए, आपके पास प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट के ऊपर इन्होंने खुद ही रेट लगाया, ये क्या आ गया, इनका टैक्स आ गया। हकीकत में ये है डिविजिबल प्रॉफिट। जब पार्टनर्स को पैसे दिए जाएंगे वो इसमें से दिए जाएंगे, लेकिन जब हम मेंबर्स को पैसे दे दिए, अब मेंबर्स ने अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करनी है। मेंबर के पास सैलरी भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी है, अदर सोर्स भी हो गए, वो अपने सारे इनकम क्या करेगा, ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद क्या आएगी, उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। और ये टोटल इनकम वो है जिसमें अभी शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। और शेयर फ्रॉम एओपी किस में से आएगा, टैक्स से पहले वाली इनकम पे, टैक्स से पहले वाली इनकम के ऊपर हम रेट पर्पस के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, इसका टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, कि इसमें क्या है, टोटल इनकम शामिल है जिसमें एओपी का शेयर भी शामिल है। अब हम जब रेट लगाएंगे तो इसकी बेसिस के ऊपर हमने रेट लगाना है। अब फॉर्मूला क्या होगा रेट निकालने का, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसमें हम जब ये निकालेंगे, इसके ऊपर हमने रेट लगाया सेकंड स्केड्यूल के, मेरे पास क्या आ गया, टैक्स आ गया। ये टैक्स होगा मेरे पास ए, ये बी जो है मेरे पास होगी टोटल इनकम, और सी मेरे पास क्या होगी, ये वाली इनकम। इसके ऊपर क्या किया जाएगा, रेट निकाला जा रहा होगा। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, मेंबर्स की टैक्सेशन कर रहे होते हैं। हाँ जी, नहीं, हम सिर्फ रेट चेंज करें, टैक्स चेंज नहीं कर रहे। हम उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, बस उसको इनकम को इस्तेमाल कर रहे हैं एवरेज रेट निकालने के लिए। जब शेयर फ्रॉम एओपी मिलता है तो फिर हम उसको लेने के बाद हम स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स नहीं लगाते, हम एक एवरेज रेट निकालते हैं, उसके मुताबिक टैक्स निकाल रहे होते हैं। जैसा ये एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। देखिए जी, कहता है जी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर द पार्टनर्स विद इक्वल शेयर, और टोटल इनकम कितनी है एओपी की, 1.8 मिलियन है। इक्वल शेयर है मतलब ए का भी कितना है 50%, बी का भी कितना है 50%। मिस्टर ए हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अदर सोर्स की इनकम है 1650 की, कैपिटल गेंस 37 का, इसका 1210 का है, इसकी ज़कात डिडक्ट हुई 10,000 रुपये की, टैक्स इसने पे किया 125 का। हमने मिस्टर ए की रिटर्न फाइल करनी है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर ये दिया होता कि जी इसकी इनकम जो है वो 1.8 मिलियन है, इसके ऊपर एओपी का टैक्स बनता है फॉर एग्जांपल 30,000 रुपया, वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे, तो इसके पास आ जाएगी जी 1770000, ये इसने गिवन की होती। तो ये है डिविजिबल इनकम, इसे हम क्या कहेंगे, डिविजिबल इनकम। इसका मतलब क्या है
कि जब हम पार्टनर्स को पैसा देंगे तो हम इसकी बेस के ऊपर देंगे, उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे वो इसमें से जाएंगे। लेकिन जब हम उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो उसकी टैक्स पर्पस के लिए रेट इस्तेमाल होगा वो हमेशा बिफोर टैक्स वाला इस्तेमाल हो रहा होगा। ये एफबीआर ने क्लैरिफाई कर दिया होगा। अब मिस्टर ए ने डेटा गिवन किया, अब मिस्टर ए की हम इनकम निकालते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ये बिफोर टैक्स वाला ही रेट है। अब देखिए जी, मिस्टर ए क्या रहेगी हमारे पास, अदर सोर्स की इनकम, कैपिटल गेन जमा किया, इसके पास क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई। डन हो गया, ये है इसकी टोटल इनकम अंडर एनटीआर। इससे ज़कात पे की थी, देखिए ज़कात इससे पे की है। देखिए नॉर्मल इनकम में से ही हम क्या करेंगे, ज़कात लेस करवाएंगे, इसके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, मतलब ये टैक्सेबल इनकम जो हम सारी कैलकुलेट करके सीख के आए हैं वो कैलकुलेट करेंगे। जब सारी हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई, उसके बाद एंड पे हम क्या ऐड करेंगे, शेयर फ्रॉम एओपी ऐड किया। अब इसके पास है टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, कि इसमें शेयर फ्रॉम एओपी शामिल है। जो टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी होती है इसको हम कहते हैं बी। टैक्सेबल इनकम बिफोर शेयर फ्रॉम एओपी को हम क्या कहते हैं, सी कह रहे होते हैं। अब हमने निकालनी है टैक्सेशन, तो ये जो हमारे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग फ्रॉम शेयर फ्रॉम एओपी आई है, इसके ऊपर हम जाएंगे और रेलेवेंट स्लैब रेट जो है वो अप्लाई करेंगे। अब ये मेरे ख्याल से स्लैब रेट मैंने ओल्ड लगाया हुआ है, तो बस आप देखें स्लैब लगना कैसे है, रेट्स मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे। तो इनकम कितनी थी, 3750, स्लैब में देखा रेलेवेंट स्लैब लगा, हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आगे इसकी 6,11,250। ये टैक्स लायबिलिटी क्या कहलाएगी, ए कहला रही होगी। अब हमने निकालना है एवरेज रेट, वो फॉर्मूला क्या होगा, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए है ये टैक्स लायबिलिटी, दैट इज टोटल टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। बी है मेरे पास टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, ए को डिवाइड किया बी से, और सी है मेरे पास टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। जब सी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया टैक्स की अमाउंट, मेरे पास कितनी अमाउंट आ गई, टैक्स की अमाउंट आ गई है। तो ये हम शेयर फ्रॉम एओपी को ये जो मिल रहा है इसको इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेट पर्पस के लिए। अगर ना करते अगर हम इसको लेके ना जाते, अगर हम शेयर फ्रॉम एओपी को ऐड ही ना करते तो इसकी इनकम कितनी थी, 28,50,000। उसको हम रेलेवेंट स्लैब पे ढूंढते, उसके ऊपर टैक्स कितना बनना था, 3,71,250 बनना था। लेकिन हमने कहा ऐसे नहीं होगा, आपको शेयर फ्रॉम एओपी मिल रहा है, हम उस पर टैक्स तो नहीं लगा रहे, लेकिन शेयर फ्रॉम एओपी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इसके बेस के ऊपर रेट निकालेंगे। जब आप रेट निकालें तो 16.3% रेट आ रहा है ये, तो आपने इस इनकम कितना टैक्स लिया है, 16.3% टैक्स जो है वो निकाला। अब इसमें से टैक्स आपके कटे होंगे, एडवांस टैक्सेस वो लेस करवाएंगे, रिमेनिंग क्या आ जाएगा आपका, पेएबल आ रहा होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सारी कहानी हमारी सेम है जो हम न्यूमेरिकल्स की सीख के आए हैं। दो एडिशनल स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक यहाँ पे शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करना, और दूसरा यहाँ पे क्या करना है, हमने एवरेज रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर चांद हैज़ डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टैक्सेबल गेन है उसका डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स के ऊपर कितना, 1.4 मिलियन। ये प्राइवेट कंपनी शेयर्स हैं, अंडर सेक्शन 37 के आइटम है। अदर सोर्स कितनी है इसकी, 6 लाख है। इसको शेयर मिला है एओपी से 6,60,000 का, इसकी ज़कात डिडक्ट हुई है 45,000 रुपये की, इसका टैक्स डिडक्ट हुआ है कितना, 38,000 रुपये का। हमने चांद की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, कितनी इसकी इनकम आएगी, कितनी इसकी इनकम नहीं आएगी। देखिए जी, कैपिटल गेन आ गया इसका 1,000,000। अदर सोर्स ऐड किया, हमारे पास क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई। इस टोटल इनकम में से जो इसने ज़कात वगैरह पे की थी वो हमने लेस की, इसके पास टैक्सेबल इनकम आ गई। इस टैक्सेबल इनकम में शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं है। डन हो गया। अब उसके बाद हम इस टैक्सेबल इनकम के बाद क्या ऐड करेंगे, शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। जो टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी है ये हमारा क्या होता है, ये बी होता है। जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी ये हमारा क्या होता है, सी होता है। डन हो गया। अब ये इनकम आ गई 2655, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेट लगाएंगे। अब हमने इसके ऊपर रेट लगाया, स्लैब रेट लगा के, तो हमारे पास टैक्स कितना आ गया, 327,375 टैक्स आ गया, ये लायबिलिटी है। अब दिस ए डिवाइडेड बाय दिस बी मल्टीप्लाई बाय दिस सी करेंगे। ए 327,375, बी कितना था 2655,000, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1955,000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 245,994। ये मेरी क्या है अब
टैक्स लाइबिलिटी है। क्यों? मैंने इसको इस्तेमाल किया है रेट पर्पस के लिए, मैं ये रेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब जिसका सवाल में एडवांस टैक्स कटा हुआ था वो इसी में से लेस करवाएगा, ये रिमेनिंग जो है वो क्या कर रहा होगा, पे कर रहा होगा। तो ये हैं जी हमारे मेंबर्स के टैक्सेशन के सवाल जो मुश्किल समझे जाते हैं। एओपी मुश्किल कंसीडर की जाती है नहीं है। आपने सारा सवाल कैलकुलेट करना है बिजनेस का। बिजनेस इनकम आ गई है, अब जब बिजनेस इनकम निकाल लिया उसका शेयर मेंबर को देना है। मेंबर्स की टैक्सेशन में सिर्फ आपको ये एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म करना पड़ रहा है, एक ये शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करने वाला, और दूसरा कौन सा, आपको एवरेज रेट का कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एग्जांपल देखते हैं, एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि पास्ट पेपर में जितने भी आपको एक दो सवाल मिलेंगे मेंबर्स के टैक्सेशन के, उसके अंदर रिबेट्स नहीं है। अब हम यहाँ पे रिबेट्स भी बीच में क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि हमें लगते पता कि रिबेट्स जो टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं उन्हें हमने कैसे लेके चलना है। देखिए जी, मिस्टर दिलदार ने अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है। इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी है, 2.8 मिलियन है। इसकी अदर सोर्स की इनकम कितनी है, 3,60,000 है। टैक्सेबल गेन 37 है, कितना है, 3 लाख है। अब इसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी यहाँ पे आ गई है, वो कितनी है, 3,60,000 है। इससे फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है कितना, 27,000 रुपये का। इसका मतलब अब इसे क्या मिलेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल रहा होगा। इसका एओपी का शेयर इसको रिसीव हुआ है 3,20,000 रुपये का। ज़कात इसने पे किया 17,000 रुपये की, डोनेशन इसने की है 50,000 रुपये की, और इसका सैलरी पर टैक्स डिडक्ट हुआ है 16,000 रुपये का। हमने दिलदार की इनकम और टैक्स दोनों कैलकुलेट करने हैं। अब इसमें रिबेट्स भी है, 2 रिबेट्स हैं, और इसमें डिडक्टेबल अलाउंस भी, तो बड़ी कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल है। इसको हम देखते हैं, इस सवाल आ गई, क्लियर है ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे एक रूल्स जो है वो हम देख रहे होते हैं। देखें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। सैलरी आ जाएगी, अदर सोर्स की इनकम आ जाएगी, कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी जो उसने गिवन की थी, जमा किया इसके पास आ गई है, इसकी बनती है पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम। फिर इसकी चूँकि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी थी, वो भी हम बीच में ऐड करेंगे, तो इसके पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। इससे ज़कात पे की है, डिडक्टेबल अलाउंस है, वो लेस करवाएंगे, इसके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। डन। यहाँ तक तो हमने जितने न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, हमें तो ये फिंगर डिस्प्ले होगा टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है। अब इसके बाद टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद जो इसको शेयर फ्रॉम एओपी मिला है यहाँ पे ऐड करेंगे, वो हमें गिवन होगा। आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। एक्सक्लूडिंग सी होता है, इंक्लूडिंग के बाद क्या आता है, बी। इस बी के ऊपर हमने क्या करना है, रेट लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेट पे कन्फ्यूजन है, क्यों, हमारे पास यहाँ पे सैलरी भी इन्वॉल्व हो गई है, हमारे पास यहाँ पे सैलरी भी इन्वॉल्व हो गया। जहाँ सवाल में सैलरी आ जाएगी वहाँ पे हमने देखना होता है कि वो सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। असूल क्या है, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, वो वही है जो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, अगर आंसर 75% से कम है तो क्या होगा, नॉन सैलरीड होगा। तो ये इसका आंसर 75% से कम ही आता है, इसलिए क्या कंसीडर होगा, ये नॉन सैलरीड। देखिए रूल्स वो भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि सैलरी को उठा के हम इस पे डिवाइड करें, नहीं, जो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, सैलरी को डिवाइड करना किसके ऊपर, टोटल टैक्सेबल इनकम पे, हमने उसी पे किया है। आंसर 75% से कम है तो ये क्या है, नॉन सैलरीड। अब लग गया पता नॉन सैलरीड है, रेलेवेंट स्लैब लगाएंगे, हमारे पास टैक्स आ जाएगा 719,975, टैक्स आ गया। अब इस टैक्स को इस्तेमाल करेंगे एवरेज रेट के लिए, दैट इज ए 719,975, डिवाइड करेंगे बी के ऊपर, दैट इज 412,300, मल्टीप्लाई करेंगे सी से, दैट इज 3803,000, मेरे पास क्या जवाब आएगा, 664,095। ये है मेरा क्या टैक्स है। अब इसके बाद हमें पता है हमारे रिबेट्स लेस होने हैं, कौन कौन से होने, रिबेट्स, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी आएगा, हमारे पास रिबेट और डोनेशन भी आ रहा होगा। रिमेंबर, ये रूल बुक में शायद मैंने मेंशन किया या नहीं किया, ये याद कर लीजिएगा कि शेयर फ्रॉम एओपी हम कब कंसीडर नहीं करते, शेयर फ्रॉम एओपी हम कब कंसीडर नहीं करते। देखिए, जब हमने सैलरीड या नॉन सैलरीड का स्टेटस डिटर्मिन करना हो, हम शेयर फ्रॉम एओपी कंसीडर नहीं करते। अब आप खुद देखें, सैलरी को डिवाइड किया था टैक्सेबल इनकम से, फैसला किया सैलरीड है कि नहीं है, शेयर फ्रॉम एओपी यहाँ पे कंसीडर नहीं हुआ। सिमिलरली जब मैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकाल रहा हूँगा, उसमें भी एओपी का शेयर नहीं आएगा। और जब डोनेशन की लिमिट निकाल रहा हूँगा, डोनेशन की लिमिट क्या होती है, 30% ऑफ
टैक्सेबल इनकम, याद है ना, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो उस लिमिट के लिए भी यही इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल नहीं हो रही होगी। तो ये तीन बातें ना लिख लो अपने कहीं कोने पे किताब के चैप्टर के स्टार्ट में ही, कि शेयर फ्रॉम एओपी कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, सैलरीड या नॉन सैलरीड स्टेटस डिटरमिन करने के लिए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए और डोनेशन लिमिट के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और शेयर फ्रॉम एओपी कहाँ इस्तेमाल होगा, जब हम डोनेशन के ऊपर रिबेट निकालेंगे या हम एपीएफ के ऊपर रिबेट निकालेंगे, उसके ऊपर हम शेयर फ्रॉम एओपी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब हमारे टैक्स आया था डैट वॉज 664095। अब इसमें से हमने क्या लेस करवाना है, रिबेट ऑन फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब हमें पता है सवाल में इसने गिवन किया था एक्चुअल टैक्स कितना इसने पे किया था 27,000 और हम लेंगे एवरेज। अब एवरेज में हम क्या लेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते हुए एओपी का शेयर नहीं आएगा। जब एओपी का शेयर नहीं आएगा तो ये टैक्स आएगा हमारा एओपी के शेयर के बाद वाला जो हमने कैलकुलेट किया है। इनकम भी हमारे पास कौन सी होगी जिसमें एओपी का शेयर शामिल नहीं है, और मल्टीप्लाई कर देंगे फॉरेन इनकम से, मेरे पास आ जाएगा जी ये है एवरेज टैक्स। एक्चुअल टैक्स था 27,000, एवरेज कितना था 62,000, मतलब लोअर लेस करवाएंगे कितना आएगा 27,000, ये कितना बनेगा 637095 आफ्टर रिबेट लेस हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने करना है डोनेशन। अब डोनेशन में जब डोनेशन की लिमिट चेक करनी है तो 30% किसका लेंगे, एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी का 38,03,000 का जब कंपेयर कर रहे हैं। जब डोनेशन का रिबेट निकालना है तो डोनेशन के रिबेट में एओपी शामिल होती है। तो जब डोनेशन का रिबेट निकालेंगे तो हम ये टैक्स लेंगे 719,975। इनकम भी हमारे पास कौन सी होगी 412 से 000 बिकॉज इसमें शेयर फ्रॉम एओपी शामिल होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे डोनेशन की अमाउंट से, मेरे पास क्या जवाब आएगा 8731। तो 637 से लेस करवाया, मेरे पास क्या आ गया टैक्स आ गया। जो इसका एडवांस टैक्स पे किया था वो लेस करवाया, रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा टैक्स आ जाएगा। तो रिमेंबर डोनेशन के लिए और अप्रूव पेंशन फंड के लिए जब आप रिबेट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने यही वाला एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आप गलती कर गए हैं, पेपर में याद नहीं रहा कि यार बिफोर वाला करना था कि आफ्टर वाला करना था, जैसे डोनेशन के लिए एओपी का शेयर बीच में शामिल होना चाहिए, आप नहीं शामिल करते, आप इससे ही कर देते हैं। जैसे 664095 डिवाइड बाई 308 मल्टीप्लाई 50,000, तब भी क्या आएगा सेम ही आएगा। आंसर दोनों केसेस में आपका क्या आएगा सेम ही आएगा, आपका आंसर गलत नहीं होता। तो टेक्निकली तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट में शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं होता और डोनेशन में शामिल होता है, लेकिन पेपर है और भूल रहे हैं तो एक चीज़ याद रख लेना, शेयर फ्रॉम एओपी के बगैर कर देना, शेयर फ्रॉम एओपी के बगैर ही कर देना, क्योंकि दोनों से आंसर की वैल्यू सेम आनी है, दोनों से आंसर की वैल्यू सेम आनी है। अच्छी बात तो है कि याद हो आपको कि भाई जब हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा शेयर फ्रॉम एओपी नहीं आना, आपको याद हो कि डोनेशन में शेयर फ्रॉम एओपी आना है। अब पेपर है, एग्जाम प्रेशर है, भूल गए हो, क्या चीज़ याद रखनी है नहीं वाली, बिकॉज इससे निकाल लो या इससे निकाल लो दोनों से आंसर कितना आना है बराबर ही आना है। तो बेटर टू गो विद शेयर बिफोर एओपी वाला, ये चीज़ आपने याद रखनी है, आंसर सेम आएगा आपका है। तो भाई उसकी डोनेशन की अमाउंट ही 50,000 रुपये है, इनकम का लो हाँ ज़रा, आप 38 लाख का 30% कितना आता है, कितना आता है 38 लाख का, हाँ 10 लाख समथिंग आएगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। डन किसकी, हाँ ये सवाल देखते हैं, इसको रीड करें ज़रा, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, इसको बोर्ड पे करते हैं। कहते हैं जी मिस्टर अमीर हैज़, आई गेस उस स्लाइड्स में ना रेट्स शायद ओल्ड यूज़ हुए हैं तो वो रेट्स अप्लाई करना है थोड़ा प्रॉब्लम फॉर अस। 27% हो या 30% हो, परसेंटेज तो बस चेंज होती है, मेथड हमारा सेम ही रहता है। अच्छा जी देखते हैं जी, मिस्टर अमीर हैज़ डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसको डिस्कस आउट करते हैं। इसकी सैलरी है 18 लाख की, अदर सोर्स है इसका 2,60,000 का, 37 है 1 लाख का, ये इसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है। फिर इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है 860 की, 27 की,
शेयर फ्रॉम एओपी को मिला है 620 का, ज़कात है इसकी 17,000 रुपये की, ड्रेस इसने पे की है 50,000 रुपये की, टैक्स इसका कटा है 16,000 रुपये का, ज़कात पे टू रिलेटिव्स, अब ये क्लेम नहीं हो सकती। इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये इग्नोर होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन अ बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, ये भी क्या होगा, इग्नोर होगा। हमने करनी है अमीर की इनकम फाइंड आउट करनी है और टैक्स कितना होगा वो देखते हैं। अब देखें इसकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमीर की सैलरी सबसे पहले। आप बस स्लैब रेट खोल लें और कैलकुलेटर पकड़ लें। सैलरी कितनी है इसकी 1.8 मिलियन। इसकी अदर सोर्स की इनकम कितनी है हमारे पास 2,60,000 है। उसके बाद इसका कैपिटल गेंस कितना है, दैट इज़ 1 लाख रुपया। डन। इसको जमा करें। इसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम कितनी आती है 2,160,000। इसमें हम इसकी ऐड करेंगे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है 8,60,000, वो हम इसमें ऐड करें कितनी बनेगी टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है 3,30,20,000। इसमें से हमने क्या करनी है लेस करवानी है ज़कात, बिकॉज इसका डिडक्टेबल हो। ज़कात दो इसने पे की है, एक है ये ज़कात 17,000 की, 17 ही है ना ज़कात का, हाँ, और एक इससे ज़कात देखिए रिलेटिव्स की, जो रिलेटिव्स को पे की है वो तो क्लेम नहीं कर सकते। जो यहाँ पे है 17,000 रुपये की वो हम क्या करवा देंगे लेस करवा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 30,03,000 ऐसे ही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे जी शेयर फ्रॉम एओपी, वो कितना है 6,20,000 का। हम इसको ज़रा जमा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, ये है इसकी इंक्लूडिंग क्लियर है। आपको पता है ये आपका बी होता है और ये आपका क्या है, हमने देखना है सैलरी है क्या नॉन सैलरीड है। सैलरी को पकड़ना है इसके ऊपर डिवाइड करना है, क्या होता है आंसर नॉन सैलरीड है। अब आ जाए आप लोग टैक्सेशन में, नॉन सैलरीड है, ज़रा स्लैब खोलें नॉन सैलरीड का, लगाएं 3,623,000 के ऊपर कितना स्लैब आता है आपका नॉन सैलरीड का रेट देखो ना, आई गेस सेकंड लास्ट स्लैब पे फॉल कर रही है 4,645,000 और 3 मिलियन से जो ज़्यादा होगा दैट इज़ 623,000। इसका हम क्या लेंगे 30%, कितना आता है 186,900। ये करेक्ट टैक्स कितना आएगा 6,900। ये है आपका ए, इसे हम कहते हैं टैक्स इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। ठीक है, अब हमें क्या करना है टैक्स निकालना है इनकम के ऊपर, दैट इज़ एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। फॉर्मूला क्या होगा ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसमें ए है 6,51,900, बी है हमारे पास 3,623,000, सी है हमारे पास 3,003,000। बताएं जी कितना टैक्स आता है, कितना 540 आगे 341। अब इसमें से हमने क्या करना है लेस करने हैं अपने रिबेट्स। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इसमें हम लेंगे एक्चुअल टैक्स। अब एक्चुअल टैक्स इससे फॉरेन कितना पे किया है दैट इज़ 27,000, और हम लेंगे एवरेज दैट इज़ ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अभी बताया है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट में हमने हमेशा लेना है शेयर बिफोर एओपी, तो टैक्स हम लेंगे ये वाला, इसमें एओपी शामिल नहीं है, ये टैक्स लगा हुआ है ओरिजिनल इनकम के ऊपर। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 540,341 डिवाइड करेंगे हम इसको 3,003,000 पे
मल्टीप्लाई करेंगे हम फॉरेन इनकम से, वो कितनी थी मेरे पास 8,60,000 थी। ज़रा बताएं 540 15743 लोवर 27,000 है, हम क्या लेस करवाएंगे 27,000 ही लेस करवाएंगे। कितनी लाइबिलिटी आती है इसकी 540 341 माइनस 27,000 513 पॉइंट ना बोला करे अल्लाह के बंदे 513341। अब इसके बाद हमने क्या करना है, डोनेशन भी की है इसने, तो रिबेट ऑन डोनेशन भी लेस करवा लेते हैं हम, लेस रिबेट ऑन डोनेशन। अब डोनेशन दो हैं, एक नहीं हाँ एक ही डोनेशन है, कितने की है 50 की, और 30% टैक्सेबल इनकम यहाँ पर बनता है 9 लाख रुपया, तो मुझे यहाँ पे वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब डोनेशन के लिए रिबेट निकालेंगे, फॉर्मूला वही है ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब इसमें इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी आना चाहिए, तो हम लेंगे ये शेयर, इसमें क्या है एओपी का शेयर शामिल है, दैट इज 651,900 डिवाइड करेंगे हम 3623,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास डोनेशन की अमाउंट कितनी है 50,000, तो बताएं कितना रिबेट आता है 8997। ये लेस करवा दें, क्या लाइबिलिटी आती है इसकी 504344। अब इसका एडवांस टैक्स कितना पे किया हुआ है इसने सैलरी पे, वो देखें 16,000 का, वो भी आप इसमें से लेस करवा दें 16,000 का, तो पेएबल कितना आ जाएगा बताएं 488,344। ये इसने क्या करना है गवर्नमेंट को पे करना है। तो सर ये है जी हमारी नहीं फॉरेन टैक्स क्रेडिट में वो इनकम लेनी है जिसमें एओपी का शेयर ना हो, डोनेशन में और एपीएफ में वो लेनी है जिसमें शेयर हो। अगर आप नहीं भी लेंगे जवाब सेम आएगा। आप ये डोनेशन पे कितना आया है 8,997 आया ना, आप इसको ज़रा करें 540,341 डिवाइड बाई 3,003,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000, कितना होता है जवाब एक मिनट कितना आता है जवाब, देखो जवाब दोनों में आपका रिबेट का सेम ही आता है, ठीक है। हाँ जब हम अभी यहाँ पे डोनेशन के लिए लगाया 50,000 रुपया, रूल क्या होता है एक्चुअल डोनेशन, जैसे यहाँ पे 50,000 है और हम लेते हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो ये 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम है वो हमने हमेशा ये लेनी है, ठीक है। तो भाई ये हमारी एओपी है जिसके लिए आपको पता नहीं किस किस ने क्या कुछ बताया होता है कि जी इस टैक्स में एओपी बहुत मुश्किल है, एओपी होती नहीं है, एओपी छोड़ दूं। ये है एओपी, ये एओपी की जो आपको ये लास्ट एग्जांपल्स करवाई हैं ये सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। पास्ट पेपर में जो मेंबर के शेयर्स हैं ना एक दो सवालों में, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर्स हैं, उसमें कोई रिबेट्स नहीं है, उसमें कोई किसी किस्म की डोनेशन नहीं है। हमने तो यहाँ पे ये भी देख लिया है कि अगर आपको शेयर फ्रॉम एओपी है, अगर आपके कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो कैसे लेस करवाना है, रिबेट्स हैं वो कैसे लेस करवाने हैं, सारा कुछ देख लिया। तो बड़ी ये कम्प्रीहेंसिव दो एग्जांपल जिसको हमने लेके चले हैं। हाँ वो नहीं आता, वो इग्नोर होता है। शेयर फ्रॉम एओपी में एफटीआर की इनकम इग्नोर हो जाती है, वो हमने स्टार्टिंग में बात की। हाँ बोलो। हाँ जी देखो वो क्या लिखा है, शेयर फ्रॉम एओपी किस किस में शामिल है, रिबेट ऑन डोनेशन में और रिबेट ऑन एपीएफ में लिखा तो होगा। अब ये जो हमने रिबेट ऑन डोनेशन लिया है इस पर टैक्स कितना आया 651,900। ये 651,900 किस इनकम पे टैक्स है जिसमें एओपी शामिल है। डिवाइड हम किस इनकम पे कर रहे हैं 3623,000। 3623,000 कौन सी इनकम है जिसमें एओपी का शेयर शामिल है। जब रिबेट कैलकुलेट करेंगे तो वो लेंगे जिसमें एओपी शामिल है, ये डोनेशन के लिए। और जब हम वो लेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसमें कौन सी इनकम और टैक्स लेंगे जिसमें शेयर ऑफ पे भी शामिल नहीं होता। बस क्या भाई जब डोनेशन लिमिट लगाएंगे उसके लिए हम शेयर ऑफ पे नहीं लेंगे, तो बता रहा हूँ
ये डोनेशन लिमिट ये 30% जब लगा रहे हैं ना, वो हम लेंगे सी वाली, जो सी वाली अमाउंट है उसका 30% ले रहे होंगे हम। अगर फुल टाइम टीचर अलाउंस भी होगा तो वो उसके लिए तो ये रेलेवेंट ही नहीं है। फुल टाइम टीचर अलाउंस में सिर्फ सैलरी का 25% लेंगे, टैक्स पर लेस करवा देंगे। ए जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये है जी हमारी किताब का जो अवाम में सबसे मुश्किल टॉपिक कंसिडर किया जाता है, वो है शेयर फ्रॉम एओपी। ये मुश्किल है, ये सवाल सारा बिज़नेस का ही है। आपको बिज़नेस कैलकुलेट करना आता है ना, तो शेयर फ्रॉम एओपी कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ आप लोगों को दिल रखने के लिए शेयर फ्रॉम एओपी को सेपरेट चैप्टर लिखा हुआ है। मैं तो इसको सिर्फ बिज़नेस की एक स्लाइड की एडजस्टमेंट मानता हूँ कि जब बिज़नेस कर रहे हो उसी में इसकी एडजस्टमेंट कर लो, दैट इज़ ओके फॉर यू, इट इज़ नॉट अ सेपरेट चैप्टर फॉर मी। अब देखें, ये चीज़ जो है हमारे पूरे सिलेबस में ना कंपनी की टैक्सेशन नहीं है। हमारे पूरे सिलेबस में कंपनी की टैक्सेशन नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे देखना होता है कि अगर किसी एओपी का मेंबर कंपनी है, अगर किसी एओपी का मेंबर जो है वो कौन है, कंपनी है। ये मिटा दूँ सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक एबीसी का फर्म है, उस एबीसी फर्म के 3 मेंबर्स हैं, एक मिस्टर ए इंडिविजुअल, मिस्टर बी भी इंडिविजुअल है, और थर्ड मेंबर कौन है, XYZ कंपनी है। अब जो हमें पता है मिस्टर ए का टैक्स कैसे होगा, हमने देख लिया, बी का कैसे होगा देख लिया। अब कंपनी को टैक्सेशन कैसे हमने चार्ज करनी है वो देखनी है। सिंपल सी बात है, जो कंपनी का शेयर होगा ना, वो एओपी एज इट इज़ पे कर देगी, उसके ऊपर एओपी टैक्स पे नहीं कर रही होती। और जो कंपनी को पैसे मिलते हैं वो कंपनी का क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। कंपनी अपने शेयर के ऊपर खुद ही पेमेंट करती है, कंपनी अपने शेयर के ऊपर पेमेंट खुद ही करती है। इसको देखते हैं, जैसे एग्जांपल है, एक एओपी है, इसका रेवेन्यू कितना है, 25 मिलियन रेवेन्यू। इसके टैक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, 11 मिलियन के हैं। इसने टैक्स पे कितना किया हुआ है, 2 मिलियन का। इसके 3 मेंबर्स हैं, ए लिमिटेड के 30% शेयर हैं, मिस्टर वाई के 35% शेयर हैं, मिस्टर जी के कितने शेयर हैं, 35% शेयर हैं। ए लिमिटेड टैक्सेबल बिजनेस जो है वो 3 मिलियन का है। ये एओपी के शेयर के अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितने हैं, 3 मिलियन का, इसमें एओपी का शेयर शामिल नहीं है। वाई ने इनकम अर्न की है 4 मिलियन की, और जेड के पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमने हर मेंबर की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, किसको कितना पे करना पड़ेगा। सवाल समझ आया? ये बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला भी। इसकी भी आपको कोई पास पेपर में कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं मिलेगी। ज़रा रीड कर लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कभी भी आप एओपी की अकाउंट्स कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर के अकाउंट कैलकुलेट नहीं करते। आप सिर्फ किसके रिस्पॉन्सिबल हैं, एओपी के अकाउंट्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्टनर जो मर्जी करें। इसे एग्जाम्पल है, अब देखिए, पहले हम शेयर निकालते हैं एओपी का। इसका रेवेन्यू कितना था, 25 मिलियन का था। एक्सपेंस कितने हैं इसके, 11 मिलियन के। लेस किया, टैक्सेबल इनकम आ गई, वो कितनी बनती है, 14 मिलियन की। डन। अब जब कंपनी है ना, अगर कंपनी मेंबर हो तो एओपी ने क्या करना है, सबसे पहले कंपनी को उसका शेयर दे देना है, कंपनी को उसका शेयर दे देना है। अब कंपनी कितने % मालिक थी, 30%। तो इस टैक्सेबल इनकम का 30% लिया, कितना बना, 4.2 मिलियन। वो किसको दे दिया, कंपनी को। अब जो बाकी बचा है वो किसका है, उन 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स का, और ये उनका अब आधा है, ठीक है, ये उनके लिए क्या है, आधा आधा है। कंपनी का शेयर निकल गया। अब जो रिमेनिंग है उसके 2 ही बचे हैं, 9.8 मिलियन इसके दोनों पार्टनर्स होंगे, वाई और जी। इसके ऊपर कंपनी टैक्स खुद निकालेगी, टैक्स खुद ही पे कर देगी। इसका प्रोसेस यही जो हमने सीख किया है। और जो एओपी को शेयर मिला है कंपनी को, कंपनी के पास पहले रेवेन्यू 3 मिलियन था, इसको 4.2 मिलियन यहाँ मिला, इसका कितना हो जाएगा, 7 मिलियन। अपना रेट लगाएंगे, इस पर टैक्स खुद ही पे कर रहे होंगे। और मेंबर्स को जो शेयर मिलेगा अपना 4.9 मिलियन मेंबर्स क्या करेंगे, अपना टैक्स खुद ही पे करेंगे। जैसे मिस्टर जी के पास तो कोई इनकम है ही नहीं, तो मिस्टर जी तो कुछ भी पे नहीं करेगा। मिस्टर वाई के पास इनकम है 4 मिलियन की, तो इस 4 मिलियन में क्या करेगा, ये 4.9 ऐड करेगा, रेट पर्पस के लिए कैलकुलेट करेगा, और ये टैक्स पे कर रहा होगा। ठीक है, बस इसमें यह रखनी है आपने कि जो आपको कंपनी का शेयर होता है वो हम पहले लेस करवा देते हैं, उसके ऊपर हम कोई टैक्स पे नहीं करते। कंपनी अपने शेयर के ऊपर टैक्स जो है वो खुद ही पे करती है, और ये उसके रेवेन्यू का पार्ट बनता है। उसके बाद है कि अगर हमारा एओपी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, अब ये सारा रीड ओनली है,
ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा AOP का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, मतलब अक्सर होता है जी पार्टनर ABC से C मर गया, D आ गया, ये क्या कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हो गई है, फिर हम इसकी इनकम क्या करेंगे, अपोर्शन कर रहे होंगे कंपनी की। जैसे कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर आ गया, कोई फोत हो गया, किसी को डेंगू हो गया, किसी को कैंसर हो गया, कोई पार्टनर बीमारी का बहाना लगा के मैसेज करवा गया कि जी मैं अब काम नहीं कर सकता, आप काइंडली मैसेज कर दें और मैं बस बैठे गेमें खेलूँगा, एंजॉय करूँगा। तो इस तरह के जब आप पंगे हो रहे हों तो क्या होता है, AOP का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हो रहा होता है। अब इसको हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। अब देखिए आपका टैक्स ईयर शुरू होगा 1 जुलाई 24 पे, ख़त्म होगा 30 जून 2025 पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टनर की वफ़ात हुई 1 फरवरी 2025 पे और नया पार्टनर भी, एक बंदा मर गया, एक बंदा आ गया इस डे के ऊपर। अब जब हम पूरे साल का प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ तक थी हमारी ओल्ड फॉर्म, यहाँ तक हमारी क्या है, न्यू फॉर्म है। तो इसका जो टैक्सेशन है ओल्ड के पार्टनर्स में होगी और इसकी टैक्सेशन जो है वो किसके ऊपर होगी, न्यू के मुताबिक। मतलब जो प्रॉफिट शेयर होगा उसे हम क्या कर रहे होंगे, प्रोपोर्शनेट कर रहे होंगे। और अगर कोई फर्म डिज़ोल्व वगैरह हो जाए तो जो पार्टनर होंगे एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वगैरह उन्हें क्या मिलेगा, शेयर्स वगैरह मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपका बिजनेस सक्सीड हो रहा है, देखिए सक्सेशन दो तरह की है, एक है आफ्टर डेथ और एक है बिफोर डेथ। आफ्टर डेथ का मतलब ये है कि पार्टनर मर गया, उसके बाद उसका कारोबार, उसका हिस्सा उसके औलाद को मिल गया, ये है सक्सेशन आफ्टर डेथ। उसका तो यही है कि जो औलाद को मिलेगा वो उसका हिस्सा होगा। एक है बिफोर डेथ कि पार्टनर मरा नहीं है लेकिन वो अपनी हयात में क्या कर रहा है, अपना शेयर बेच देता है, बेटे के नाम कर देता है, गिफ्ट कर देता है, वो क्या होगा। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि जब पार्टनर शेयर अपना देगा तो जो नया पार्टनर आ गया उस दिन से ऑनवर्ड तमाम लाइबिलिटीज़ किसकी हैं, नए की हैं। उस दिन तक जो चला गया पुराने वाला, तमाम लाइबिलिटीज़ किसकी हैं, उसकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे असूल तो ये है, लेकिन अब जब नया बंदा आ गया उसको फॉर्म आपने अपना बिजनेस हैंडओवर कर दिया, लेकिन लगा पता कि भाईजान पिछले बंदे ने ये इतना टैक्स पे किया ही नहीं था, तो FBR नोटिस पहले भेजेगा पिछले बंदे को ही। अगर पिछले बंदे को नोटिस मिल गया, उसे टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अगर उसे टैक्स पे ना किया तो जिसने बिजनेस टेक ओवर किया होगा FBR उससे नोटिस भेजेगा और उससे टैक्स रिकवर करवा लेगा, कहेगा भाई अब आपस में तुम खुद लड़ो, हम तुमसे क्या कर रहे हैं, टैक्स जो है वो रिकवर करवा रहे हैं। डन। ये जस्ट रीड ओनली है, इसको आपको न्यूमेरिकली याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हम पार्टनरशिप फॉर्म जब हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था ज्वाइंट ओनर का कंसेप्ट। वहाँ पे हमने कहा था इसको AOP पे डिस्कस करेंगे, AOP पे हमने यही डिस्कस करना था। देखें प्रॉपर्टी है या आपका बिजनेस हो जाए या आपका अदर सोर्स की इनकम हो जाए, अगर उसमें आपका शेयर असर्टेनेबल है, आपको पता है जी आप कितने % के मालिक हैं, तो हमने पढ़ा था कि जितने % के मालिक होंगे उतनी % ही आपको इनकम ऑफ प्रॉपर्टी दी जाएगी। अब आप उसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स पे कर देंगे। लेकिन आपका नहीं पता कि आप कितने % मालिक हैं, फिर हम क्या करेंगे, आपको इनकम नहीं देंगे। जिस तरह हमने अभी AOP के टैक्सेशन की है, हम सारे इस तरह टैक्सेशन करके फिर क्या करेंगे, आपको शेयर दे रहे होंगे। तो अगर शेयर असर्टेनेबल है तो आपको आपका शेयर मिल जाएगा, अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं है फिर हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको AOP ट्रीट करेंगे और इसी वे में हम क्या कर रहे होंगे, टैक्सेशन कर रहे होंगे। गॉट इट। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। ये ट्रांसफ़र एसेट का मतलब है, इसको मैं रीड कर देता हूँ, इसको समझिएगा। ये शायद आपने बीलों में पढ़ा हो कि जब एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उस एसेट से कुछ रिलेटेड इनकम भी होती है। अब वो इनकम किसकी होगी वो फैसला करना है। फॉर एग्जांपल बाप के नाम एक बिल्डिंग थी और बाप ने जो है वो बिल्डिंग अपने माइनर बच्चे को गिफ्ट में दे दी है। अब बच्चा जो है वो 10 साल का है और इसको बाप ने गिफ्ट में कर दी है। अब ये लीगली जो अलाउ है, ट्रांसफ़र हो सकता है और वो बिल्डिंग रेंट आउट है। अब उस बिल्डिंग से क्या आ रही है, इनकम आ रही है। तो वो इनकम किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, ये चीज़ हमने माननी है, ठीक है। जैसे अक्सर होता है कि अभी अपनी वाइफ वगैरह के नाम अपने एसेट ट्रांसफ़र कर देते हैं। वाइफ जो है वो इनकी हाउस वूमेंस होती हैं तो उनकी इनकम के ऊपर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर आप इस तरह के एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब उनसे रिलेटेड जो इनकम है वो किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, वो हमने यहाँ पे क्या करना है, डिटरमिन करना है।
अच्छा अब देखते हैं, टैक्स इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी इज जनरली पेएबल बाय द पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। ये बुक में लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा कि जिसकी प्रॉपर्टी है ना, टैक्स कौन पे करेगा? वही पे करेगा। क्या क्या तो मैं करूं? टैक्स कौन पे करेगा? जिसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, और ये मुझे इस दफ़ा लग रहा है कि एग्जामिनर ने ना इसमें से चीज़ थ्योरेटिकल टेस्ट करनी है, इसमें से टेस्ट करेगा लग रहा है, बिकॉज ये बहुत ही लाइक लीस्ट टेस्टेड एरिया है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें, कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें इंसान अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है ताकि वो रेंटल इनकम से बच सके, और वो टैक्स अवॉइड करने के लिए कर रहा होता है। अब इसमें हमने क्या देखना है, रूल क्या है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आपने किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी है, लेकिन वो ट्रांसफ़र की ही प्रॉपर्टी है, तो वो इनकम किसकी होगी? ट्रांसफ़र की ही। मतलब शौहर ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेगम के नाम ट्रांसफ़र कर दी है और उसकी इनकम खुद ले रहा है, तो ये हम किसकी प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे? शौहर की। अगर बाप ने माइनर बेटे के नाम, नॉट मेजर, जो 18 प्लस नहीं हुआ अभी, जो 18 से कम है, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, उसकी जो इनकम आ रही है वो बाप की ही इनकम कंसिडर होगी, उस चाइल्ड की इनकम कंसिडर नहीं हो रही होगी। फिर होते हैं हमारे पास कुछ रेवोकेबल ट्रांसफ़र, जिसे कैंसिलेबल ट्रांसफ़र कह रहे होते हैं, कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो कैंसिल भी हो सकता है। और बेटे को कह जी मैं तुम्हें ये तुम्हारे नाम पे लिख रहा हूँ, अगर तुम्हारा सीए होगा तो बिल्डिंग तुम्हारी हुई। अब ये क्या है? कैंसिलेबल है। अगर ना हो तो बिल्डिंग किसकी? बस बाप की हो जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई रेवोकेबल ट्रांसफ़र हो तो इसमें आपका ट्रांसफ़र कंसिडर नहीं होता, वो बिल्डिंग, वो इनकम किसकी कंसिडर होती है? ट्रांसफ़र की ही मालिक के होते हैं। हाँ, ये रूल दो जगह पे अप्लाई नहीं होता कि अगर आपकी इररेवोकेबल जो है ट्रांसफ़र है, मतलब दे दी है, अब वापस नहीं ले सकते आप बिल्डिंग, क्या होगा, तो वो ट्रांसफरी की ही कंसीडर होगी। या अगर आपको डायरेक्टली बेनिफिट उस बिल्डिंग से, उस एसेट से नहीं मिल रहा, तब भी वो किसकी होगी? ट्रांसफर की कंसीडर होगी। उसके बाद है, अगर आपने अब स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को कोई दे दी है इनकम, अब है जी वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर बाय अ पर्सन टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदर देन अ मैरिड डॉटर, बच्चियों को नहीं, बच्चों को, और टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड, प्रॉपर्टी इनकम शैल बी ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ ट्रांसफर। कि भाई बच्चों को दोगे प्रॉपर्टी, बीवी को दोगे प्रॉपर्टी, बेशक उनके नाम कर दी है, बट वो किसकी इनकम कंसिडर होगी? तुम्हारी ही कंसिडर हो रही होगी। ठीक है। लेकिन अगर ये साबित कर दो आप कि आपने ट्रांसफ़र भी कर दी है, और ये ट्रांसफ़र लाइक एडवोकेट कंसिडरेशन हुई है, पैसे वगैरह मिले हैं, या ट्रांसफ़र अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट पे हुई है, फिर ये उसी की होगी जिसको आपने प्रॉपर्टी की इनकम दे दी है। और समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है ट्रांसफरी को, लेकिन फंड्स आपके लगे हैं, नाम से कर दी है, तो भाई आपकी ही प्रॉपर्टी कंसिडर हो रही होगी, टैक्स आपसे ही लिया जा रहा होगा।